नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आप देख रहे हैं जी बिजनेस पर हॉल मार्किंग पर सबसे बड़ी कवरेज। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि आज से जिस तरह से हॉल मार्किंग को अनिवार्य किया गया है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, ज्वेलर का क्या रिएक्शन है और कंज्यूमर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। और हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ा है। हमारे साथ है मनोज झा, कामाख्या ज्वेलर्स के। हमारे साथ हैं अशोक कुमार वर्मा, ज्वेलर हैं। हमारे साथ हैं अनुराग रस्तोगी, इब्जा के नॉर्थ हेड। उदय शिंदे हैं, प्रेसिडेंट हैं हॉलमार्क एसोसिएशन के। और साथ ही भाविक पटेल हैं, ट्रेड बुल्स सिक्योरिटीज के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको बता दें कि हॉलमार्क में जो ऐलान हुआ है उसमें कहा क्या गया है। 5 बड़ी बातें। पहला तो ये कि आज से 256 जिलों में हॉलमार्किंग चरणों में इंप्लीमेंट हो गया है, फेज वाइज इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह कि 40 लाख तक टर्नओवर वाले ज्वेलर्स को हॉलमार्किंग के दायरे से बाहर रखा गया है, मतलब उनके ऊपर हॉलमार्किंग के नियम लागू नहीं होंगे। तीसरी बड़ी बात कि अगस्त के आखिर तक ज्वेलर पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी और इस दौरान ज्वेलर को पुरानी नॉन हॉलमार्क ज्वेलरी को हॉलमार्क करने की छूट दी गई है। चौथी बड़ी बात इसमें ये कही गई है कि जो गोल्ड की घड़ियां होती हैं, कुंदन, पोल्की की ज्वेलरी, ये हॉलमार्क के दायरे से बाहर हैं। एक्सपोर्ट और री इंपोर्ट पर हॉलमार्क के नियम लागू नहीं होंगे। और 14, 18, 22 कैरेट के अलावा 20, 23 और 24 कैरेट ज्वेलरी की भी आगे हॉलमार्किंग होगी। तो ये बड़ी बातें कही गई हैं। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि इस हॉलमार्किंग के लागू होने पर BIS के DG प्रमोद तिवारी ने क्या कहा है। For 3 carats of gold, 14, 18 and 22 carats of gold jewelry and artifacts. अब ये 256 जिले वो जिले हैं जिनमें कम से कम एक असेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर है। और इस निर्णय के पीछे मुख्य कारण यही था कि हमारे जो ज्वेलर्स हैं, कुछ तो बड़े ज्वेलर हैं बहुत, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में हमारे इस छोटे ज्वेलर्स भी हैं जो गांव में, कस्बों में, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे अपनी छोटी छोटी दुकानें या कारोबार करते हैं। तो उनको अपनी ज्वेलरी हॉलमार्क कराने में कोई कठिनाई नहीं हो, बहुत लंबी दूरी नहीं तय करनी पड़े, इसलिए ये सोचा गया कि पहले चरण में हम उन्हीं जिलों को लेते हैं जहां पे असेइंग और हॉलमार्किंग सेंटर हैं। ओके, तो ये आपने सुना BIS के DG को। लेकिन अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। और चूंकि आज हम दिन भर आपको ज्वेलर की आवाज़ सुना रहे हैं कि ज्वेलर क्या मानते हैं, बड़े शहरों के ज्वेलर से हमने लंबी बातचीत की और उन सब ने इसका स्वागत किया। लेकिन छोटी जगहों में किस तरह की दिक्कत आएगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर हॉलमार्किंग सेंटर नहीं है, वहां पर ग्राउंड पर ये किस तरह से इंप्लीमेंट होगा, इस अभी के कार्यक्रम में हम इसी पर बात करेंगे। और इसलिए हमारे साथ दूर दराज के ज्वेलर भी जुड़े हैं। हमारे साथ पटना से अशोक जी हैं, लखनऊ से अनुराग जी हैं। तो पहले बताएं अशोक जी कि सर ये जो ऐलान हुआ है हॉलमार्किंग कंपल्सरी करने का, पटना में भी लागू हो रहा है क्या, पहली बात। और दूसरी बात, क्या वहां पर हॉलमार्किंग के नियम को लागू करने में आप लोगों को कोई दिक्कत? मृत्युंजय भाई नमस्कार। सबसे पहली बात तो ये कि आपने प्रश्न पूछा कि पटना में भी लागू हो रहा है क्या। जब ये कानून बना है तो पूरे देश के लिए बना है और पटना उसे अछूता नहीं है। दूसरी बात ये कि पटना में जिले हैं, 38 अभी जिले में 256 जिलों में है, इसीलिए मैंने पूछा। नहीं, पटना में भी है सेंटर हमारे। 38 जिले हमारे पटना में होते हैं। 38 जिले के साथ साथ 13 जिलों पे हॉलमार्क सेंटर है। तो ये 13 जिलों पे ये कानून लागू हो रहा है। अच्छा, बाकी जिलों पे जहां पे सेंटर नहीं है वहां पे ये कानून लागू नहीं हो रहा है जी। ओके, इसके साथ ही तो वहां पर अगर लागू हो रहा है तो क्या कोई ज्वेलर को कोई परेशानी, ज्वेलर का क्या रिएक्शन है वहां पर, जो आपके संगठन के ज्वेलर हैं वहां पर, उन लोगों का क्या रिएक्शन है? क्या वो लोग ठीक तरीके से हॉलमार्क के नियम को लागू कर पाएंगे या उनके सामने कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? मृत्युंजय जी, सबसे बड़ी बात कि ज्वेलर्स इससे काफी खुश हैं। खुश इस मामले में है कि जो 40 लाख के टर्नओवर वाले को इससे छूट जो मिली है, तो हमारे यहाँ आप समझ लो कि तकरीबन बिहार में 2 लाख ज्वेलर्स हैं और 2 लाख ज्वेलर्स के हिसाब से केवल 1500 लोगों के रजिस्ट्रेशन किए हुए थे BIS के अंदर में।
तो बाकी सारी दुकानें जो छोटी छोटी दुकानें थी उनको अच्छा। दुकानों के लिए काफी परेशानी हो जाती, उनको व्यापार करने में बहुत असुविधा होती। लेकिन हमारे जो AIJJF के अच्छा। राष्ट्रीय कन्वेनर जो थे पंकज अरोड़ा जी, और बाकी और भी संगठनों के लोग थे, और सारे लोगों ने हाँ। मिलकर के जो इसको एक साथ आवाज उठाई, जिसके वजह से आज ये 40 लाख के टर्नओवर वाले को उससे छूट दिया गया, जिससे बिहार में बहुत सारे व्यापारियों, पूरे व्यापारी समुदाय में काफी खुशी का लहर है। और इसमें इसको लागू करने में कोई कहीं असुविधा नहीं है। जो बड़े ज्वेलर्स हैं, जो ऑलरेडी 40 लाख के ऊपर वाले हैं, वो पहले से भी बेचते थे और आज भी बेच रहे हैं, इसलिए कहीं कोई दिक्कत, हमारे यहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है मृत्युंजय जी, कि जो 2 महीने का एक्सटेंशन मिल गया हम लोगों को। जी। हाँ हाँ, बोलिए सर। अब से उनको भी मौका मिल गया और वो अपने स्टॉक को खाली कर देंगे, और इसके बाद से कानून जो होगा, हम पूरे सरकार के साथ हैं। सरकार ने हम लोगों की बहुत सारी बातों को माना है। सबसे बड़ी बात क्या थी कि जो ज्वेलर्स को हॉलमार्किंग लाइसेंस लेने के लिए जो फीस देनी पड़ती थी, उससे हमारे जो बहुत छोटे छोटे तबके के दुकानदार हुआ करते थे, हाँ। जो फीस देने में या उसको हाँ। सिस्टम में हाँ। आने में थोड़ी परेशानी होती थी, सरकार ने इसको छूट दे करके बहुत बड़ा काम ठीक है। किया है। और इससे हमारे ज्वेलर्स के, हमारे पूरे बिहार के जिले में ओके। हमारे यहाँ काफी ज्वेलर्स काफी खुश है। अच्छा, ठीक है, आप कह रहे हैं काफ़ी खुश हैं। उदय शिंदे जी, चूंकि आप हॉलमार्किंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि 2.5 महीने का वक्त अभी दिया गया है ज्वेलर को कि आप अपने पुराने स्टॉक की हॉलमार्किंग कर लें, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अभी जो हॉलमार्किंग सेंटर कम है और इसीलिए इसे फेज वाइज इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो आपका क्या अनुमान है, कब तक, क्या ये 2.5 महीने में ये जो हॉलमार्किंग सेंटर अलग अलग जगहों पर बनने हैं वो बन जाएंगे, या इसमें और वक्त लगेगा? नहीं सर, देखिए अभी तक जो हॉलमार्किंग सेंटर नहीं हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वहां पर ज्वेलर्स, लाइसेंसी ज्वेलर्स का न होना या काम का न होना था। अब मैंडेटरी होने के बाद जैसे 256 जिलों में हो गया मैंडेटरी, यहाँ पर यदि पूरी तरह हॉलमार्क ज्वेलरी बिकेगी, तो जिन जिलों में नहीं हुआ है वहां पर जरूर ही इस लाइसेंस लेने की प्रक्रिया में अपने आप उछाल आएगा। बोलने पर हमें पड़ता नहीं पड़ेगा या हमारा नुकसान होगा, वहां पर उनसे हमने आर्थिक सहायता देने की मदद की है, और सरकार ने कहा है कि इसके ऊपर वो गंभीरता से विचार कर जल्द से जल्द इसमें हमें आर्थिक सहायता देगी, जिससे जहां पर सेंटर नहीं है वहां पर सेंटर खुल सके। जी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपने कहा, लेकिन चलिए हम अलग अलग एंगल से इसका एनालिसिस कर रहे हैं। हालांकि इसका गोल्ड के प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी भाविक पटेल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि चूंकि बहुत सारे लोग स्पॉट में गोल्ड खरीदते हैं अलग अलग फॉर्म में, मैं एक सेंटीमेंट के लिहाज से पूछ रहा हूं, चूंकि मार्केट बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा हॉलमार्क इंप्लीमेंट होने के बाद, तो ओवरऑल गोल्ड के मार्केट पर आप क्या इंपैक्ट देख रहे हैं इसका, कुछ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म? देखिए मृत्युंजय जी, हमारे अगर गोल्ड इंटरनेशनल में अगर देखें, हमारे यहाँ पे अगर देखें तो वो है इंटरनेशनल प्राइस पे ही वो लिंक्ड है। तो हमारे यहाँ अगर कुछ भी इतनी ज़्यादा अगर उथल पाथल नहीं होती या डिमांड सप्लाई में कुछ फ़र्क नहीं होता, तो उससे हमारे यहाँ गोल्ड के प्राइसेस में इतना फ़र्क नहीं आएगा। जब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारा तब लिंक है, तब तक मुझे नहीं लग रहा कि ये हॉल मार्किंग भी हो तो उससे भी गोल्ड के प्राइसेस में फ़र्क आए। अगर हमने देखा कि लास्ट 8-9 महीने में ये कोरोना की वजह से हमारा इंपोर्ट बहुत कम हो गया था, इनफैक्ट फिजिकल इंपोर्ट, उसके बावजूद भी अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय में प्राइस बढ़े हैं, तो हमारे यहाँ भी बढ़ चुके हैं। तो मुझे लग नहीं रहा कि ये हॉलमार्क का कोई हमारे यहाँ सेंटीमेंट वाइज इम्पैक्ट आएगा प्राइसेस। हाँ हाँ, कंज्यूमर को थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि उनको जो मिल रहा है तो वो उनको पता चलेगा कि एटलीस्ट वो जेन्युइन गोल्ड है, बेचने के लिए भी उनको इजी पड़ेगा। बट प्राइसेस में ये न्यूज़ की वजह से मुझे नहीं लग रहा कि कोई फर्क आएगा। की बात भी मैं ये नहीं कर रहा हूँ, हाँ ठीक बात है, मार्केट थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड होगा। अनुराग रस्तोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, इब्जा के नॉर्थ हेड। अनुराग जी, आप बताएं सर कि कंज्यूमर के लिहाज से ये फैसला किस तरह से है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंप्लेन आ रही थी पहले कि कंज्यूमर को ठीक गोल्ड नहीं मिल रहा है बहुत जगहों पर, तो आप जरा बताएं कि आपके इलाके में अब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, क्या क्या रिएक्शन है आपका? मृत्युंजय जी नमस्कार।
पहले तो आपके सारे व्यूवर्स को मैं बताना चाहूंगा कि ये तो बिल्कुल भ्रामक न्यूज़ है कि पहले भी अच्छा गोल्ड मिल रहा था और जितने भी ज्वेलर्स थे हर जगह पर पूरे देश भर में हो सकता है कि कहीं पर कोई 1% या 2% लोग गलत हो सकते हैं। उसके लिए हम 98% लोगों को दोषी नहीं कह सकते। तो पहले भी ये बिल्कुल क्लियर है कि पहले भी लोगों को अच्छा गोल्ड मिल रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी से हॉलमार्किंग अभी आया है, लेकिन पहले से ही लोगों को अच्छा मिल रहा था और इसको आने के बाद शुद्धता की गारंटी हो जाएगी। एक कहीं न कहीं बहुत एक अच्छा सिनेरियो क्रिएट होगा, जिससे कि एक सही माहौल बनेगा। तो इससे कोई फ़ायदा और नुकसान की बात नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि कंज्यूमर को कहीं न कहीं एक उनकी जो आजकल के युवा पीढ़ी की जो सोच है, एक ब्रांड ज्वेलरी की तरह, तो इससे कहीं न कहीं हम ज्वेलर्सों को भी अपने आप को ब्रांड बनाने में मदद मिलेगी। बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है, इससे हमारा व्यापार बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो ये तो बिल्कुल हमारे हक में है। ठीक है, चलिए। तो आप कह रहे हैं कि एक फ़ायदे वाली बात है। हमारे साथ मनोज झा भी हैं, कामाख्या ज्वेलर्स के। मनोज जी, एक बात बताएं कि बहुत सारे लोगों में प्राइस को लेकर अलग अलग तरह की धारणा है। हालांकि ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हॉलमार्किंग के चार्जेज बहुत कम होते हैं, 35 रुपये प्रति पीस के आसपास। इसलिए हॉलमार्किंग के नाम पर ज़्यादा चार्ज ज्वेलर नहीं कर सकता है कस्टमर को। लेकिन हाँ, एक बात ये आ रही है कि चूंकि हॉलमार्किंग इम्प्लीमेंट होने के बाद जो प्योरिटी का मसला है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा, तो वहां पर मेकिंग चार्ज कुछ बढ़ सकता है, क्योंकि प्योर गोल्ड यहां पर बेचना पड़ेगा ज्वेलर को। तो क्या ऐसे में हॉलमार्किंग लागू होने के बाद ज्वेलरी कुछ महंगी होगी क्या? मेकिंग चार्ज कुछ ज्यादा हो जाएगा क्या? नमस्कार मृत्युंजय जी। वहाँ तो जो हॉलमार्किंग जो आज ये न्यूज आया उनके लिए कोई भी न्यूज नहीं है, क्योंकि वो तो वर्षों से हॉलमार्किंग की ज्वेलरी बेच रहे हैं और वो उनका मेकिंग चार्जेस फिक्स है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर हैं उनके लिए बहुत बड़ा न्यूज है, क्योंकि वो जो कुछ एक जो हमारे अनऑर्गेनाइज प्लेयर को ही किसी कस्टमर को एक्सप्लॉइट करते थे या कोई भी अनरियलिस्टिक लेबर चार्ज करते थे, जो ऑर्गेनाइज प्लेयर को जिससे तकलीफ होती थी। मान लें कि ऑर्गेनाइज प्लेयर 500 रुपये पर ग्राम चार्ज कर रहा है तो वो 200 रुपये पर ग्राम चार्ज कर रहे हैं। तो वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर अगर विदाउट हॉलमार्किंग की कम प्योरिटी की चीज बेच रहे थे तो उनको तकलीफ आने वाली है, उनको आज मेकिंग चार्जेस बढ़ा के देना पड़ेगा। लेकिन जो ऑर्गेनाइज प्लेयर हैं उनके लिए कोई भी न्यूज नहीं है, कोई भी मेकिंग चार्जेस नहीं बढ़ने वाला है। ये इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा मौका आया है। पूरे इंडस्ट्री में अच्छी खुशी की लहर आएगी, लोगों का विश्वास बढ़ेगा। देखिए, इससे ज्वेलरी इंडस्ट्री जो है उसमें एक ज्वेलरी टूरिज्म भी बढ़ेगा। एनआरआई और इंटरनेशनल कस्टमर्स भी अब अट्रैक्ट होंगे। नो डाउट थोड़े जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर हैं उनको बहुत तकलीफ आएगी, और ये जो कम समय है, 2 महीने का केवल समय है, उनको पूरी की पूरी ज्वेलरी उनकी तो बिकेगी नहीं उसमें, तो उनको कुछ ज्वेलरी मेल्ट करना पड़ेगा, उसका कुछ नुकसान आएगा, उसका तकलीफ आएगा। लेकिन जो मेकिंग चार्जेस है वो ऑर्गेनाइज प्लेयर के यहाँ कोई तकलीफ वही का वही रहने वाला है। अनऑर्गेनाइज प्लेयर के यहाँ डेफिनेटली अब बढ़ जाएगी। अच्छा, तो आप कहें कि जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर है वहां पर दिक्कत थोड़ी आएगी, वहां पर मेकिंग चार्ज को लेकर समस्या आ सकती है। तो अशोक जी, आपके आसपास में बहुत सारे अनऑर्गेनाइज प्लेयर हैं, तो क्या वहां पर जो लोग अब ज्वेलरी खरीदने आएंगे कुछ महंगी ज्वेलरी मिलेगी क्या उनको छोटी जगहों में? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर्स हैं वो 40 लाख के नीचे वाले हैं, तो वहां पे तो कोई परेशानी आने नहीं, चूंकि वो छूट से परे हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड हैं वो ऑलरेडी अपना पैमाना पहले से तय कर चुके हैं, उनको कहीं असुविधा होने वाली नहीं है, उनके दुकानदारी करने में कोई परेशानी नहीं है। एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय पीयूष गोयल जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो हॉलमार्किंग सेंटर खोलने का जो उनके यहाँ एक प्रावधान है कि जो ज्वेलरी का काम करते हैं, ज्वेलर्स परिवार से हैं, वो उनको हॉलमार्किंग सेंटर खोलने की परमिशन नहीं दी जाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो सबको फ्री कर दें तो इच्छा करे, जिसकी इच्छा करे वो ज्वेलरी सेक्टर हॉलमार्किंग का लाइसेंस लेकर के और अपने सेंटर खोल सकता है। तो शायद जिन जगहों पे जो अभी भी जहां पे सेंटर नहीं है उस जगहों की पूर्ति हो सकती है और ज्वेलर्स आगे बढ़ करके सेंटर खोलना चाहेंगे, तो मैं आपके माध्यम से माननीय पीयूष गोयल जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस पे विचार जरूर करना चाहिए सहानुभूतिपूर्वक। ठीक है, हाँ, ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका, अनुराग जी आपका।
उदय शिंदे जी आपका और मनोज जी आपका। बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपको करना क्या है। भाविक जी, मेरा पहला सवाल आपसे गोल्ड और सिल्वर के ऊपर होगा। सोने चांदी में आज शाम के कारोबार के लिहाज से किस तरह का ट्रेड करना ठीक रहेगा? मृत्युंजय जी, आज एफओएमसी की बैठक 2 दिन की जो चलने वाली है, आज के दिन उसका 11:30 बजे हमारा मार्केट बंद होगा तब आने वाला है। तो वही लोग देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है, वो लोग कब बढ़ाएंगे। आई थिंक मुझे लग रहा है 2023 पे। पर सबसे ज़्यादा वही होगा कि महंगाई के बारे में वो लोग क्या कर रहे हैं। वो लोग कहेंगे इन्फ्लेशन इज़ ट्रांजिटरी या टेम्पररी या बढ़ के आएगी। तो आज के दिन थोड़ा बहुत जो भी पोजीशन है वो इंट्राडे रखिए और थोड़ी लाइट ही रखिए, क्योंकि एफओएमसी से पहले थोड़ी बहुत हमें वॉलेटिलिटी ज़रूर से देखने को मिलेगी। गोल्ड अभी 48,480 चल रहा है, तो एक बार नीचे 48,400 के करीब आता है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट तो बाय कर सकते हैं 48,600 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस स्ट्रिक रखिए 48,300 का। और चांदी में भी अगर देखें तो चांदी में भी आज के दिन इंट्राडे 71,300 ब्रेक नहीं किया है, तो वही 71,200 के स्टॉप लॉस से चांदी यहाँ से बाय कर सकते हैं और टारगेट रख सकते हैं 71,900 का जुलाई कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ठीक है। तो ये आप कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है कि आप फेड की मीटिंग पर नज़र रखें, और क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और मार्केट में उससे पहले बहुत सावधानी के साथ ट्रेड करें, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्रूड की बात करते हैं। क्रूड में आप देखिए कि 74 के ऊपर है ब्रेंट और नाइमेक्स क्रूड 72 के ऊपर है। एमसीएक्स पर भाव 5300 के ऊपर आ गया है। तो भाविक जी, क्या क्रूड में अभी कुछ और तेजी बढ़ सकती है? क्या 50-60 रुपए अपसाइड के लिए कच्चा तेल भी अभी खरीदना चाहिए क्या? जी ज़रूर से, मुझे लग रहा है कि आगे जाके भी अगर ब्रेंट क्रूड देखें तो 78 से 80 डॉलर्स तक हमें दिख सकता है, फिर वहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकते हैं। इंट्राडे भी अभी 5300 चल रहा है, तो थोड़ा गिरावट आती है अगर 5265 या 5270 के करीब, तो वहाँ से एक बार बाय कर सकते हैं। इंट्राडे 5350 से 5360 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 5225 का। ओके, ठीक है। तो ये राय हो गई आपकी क्रूड के ऊपर कि क्रूड में आपको क्या करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं बेस मेटल की। मेटल का मार्केट आपको कैसा दिख रहा है? क्या मेटल में अभी आपको लगता है कि ट्रेड लेना ठीक रहेगा? और खास करके जिस तरह से हमने गिरावट का माहौल एक देखा था कॉपर में, जिंक में, लेड में, अब थोड़ा सा मार्केट स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। तो मेटल पर आपकी टॉपिक क्या होगी? देखिए, मेटल में टॉपिक मेरी जिंक ही सेल होगी। जब से न्यूज़ आया कि चाइना का नेशनल फूड और जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, वो लोग ये प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक के स्टॉक मार्केट में डालेंगे। तो उसकी वजह से हमें देखा कि 2 दिन में काफ़ी गिरावट आ चुकी है, और अभी भी लग रहा है कि थोड़ी बहुत गिरावट है वो मेंटेन होगी। तो जिंक एक बार 239 के करीब आता है जून कॉन्ट्रैक्ट, तो एक बार शॉर्ट कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, टारगेट रख सकते हैं 235 का, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 241 का। आई थिंक मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन अभी भी थोड़ा बहुत हमें बेस मेटल में गिरावट देखने को मिल सकती है, और उसके बाद थोड़े प्राइसेस संभल सकते हैं, बॉटम आउट हो सकते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, एग्री में सोया तेल के ऊपर कोई व्यू आपका? देखिए, 2 दिन से हमने देखा कि एटलीस्ट ऑयल कॉम्प्लेक्स जो है उसमें थोड़ा बहुत जो गिरावट आ रही थी वो थमी है, और कल भी अगर हमने देखा तो 1250 1235 जो लो था वहाँ से ही सपोर्ट लेके ऊपर आया है। तो आज भी मैं समझ रहा हूँ कि 1235 जब तक कल ब्रेक नहीं करता एक अच्छा सपोर्ट है, तो 1235 के स्टॉप लॉस से एक बार बाय कर सकते हैं, और टारगेट रख सकते हैं इंट्राडे 1275 1280 का। ओवरऑल टेक्निकली भी अभी मुझे लग रहा है कि जब तक 1200 ब्रेक नहीं करता है तब तक सोया ऑयल में अभी भी तेजी बरकरार रहेगी। ओके, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।